हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। इसमें हमारा यूनिट 2 जो है वो रनिंग है, ठीक है। तो यूनिट 2 जो है वो है आपका मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो आपका सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस है वो अलग तरीके से फैब्रिकेट किया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टॉर्क के बारे में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। इसको हम लोग फिर से यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें आपके बार बार काम आने वाली है जब हम लोग मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। और इसी में हम आपका पढ़ेंगे पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। जो पीएमएमसी है वो आपका थर्ड यूनिट में दिया हुआ, लेकिन हम लोग यहीं पर स्टडी करेंगे कि क्या है कि पीएमएमसी का हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। और पीएमएमसी का जो वर्किंग है वो टोटली डिपेंड करता है डीसी के ऊपर, ठीक है। पीएमसी ओनली वर्क ऑन डीसी, नॉट ऑन एसी। तो इसमें हमारा जो डीसी एमीटर एंड डीसी वोल्ट मीटर है, ठीक है, तो वो आपका पार्ट है पीएमएमसी का, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंट्रोलिंग जो भी टॉर्क है उस टॉर्क के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग पीएमएमसी पढ़ेंगे। पीएमएमसी पढ़ने के बाद जब उसी का हम लोग एक्सटेंशन रेंज पढ़ेंगे, देन उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका एमीटर, ठीक है, एंड डीसी मीटर एंड डीसी वोल्ट मीटर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है पीएमएमसी जिसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग वो पहले ही आपका इसी यूनिट में मैं क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा, ठीक है। तो जब अपन थर्ड यूनिट में चलेंगे तो वहाँ पे अपने को पीएमएमसी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर पीएमएमसी को पढ़ेंगे तभी अपने को आगे का जो स्टेप्स है वो समझ में आएगा, ठीक है। और उससे अब से पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। तो जो बेसिक्स है उसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद पीएमएमसी हम लोग डिस्कस करेंगे, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। उसके बाद हम लोग उसका एक्सटेंशन रेंज देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे डीसी एमीटर, डीसी वोल्ट मीटर, ठीक है। देन आगे हम लोग उसमें देखेंगे जो भी उसका रिमेनिंग टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है डिफ्लेक्ट कराना, डिफ्लेक्ट कराना, मूव कराना, ठीक है। ये एक ऐसा टॉर्क है जो जो क्या करेगा कि जो भी मेरा पॉइंटर होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसको क्या करेगा, वो मूव कराने के लिए यूज होता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जैसे ये आपका इस तरीके से अगर हम लोग कर ले, इस पे स्केल दे दें, कैलिब्रेटेड स्केल है, ठीक है, 0 to है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सपोज दैट कि सबसे पहले जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण जो आपका इसका जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि सपोज दैट इस तरीके का मैपना क्या होता है, एक मीटर होता है, ठीक है, मीटर होता है, और यहाँ पे हम लोग बात करें, ठीक है, और इस तरीके से इनका मार्किंग किया रहता है, ठीक है। और ये अपना क्या होता है, ये आपका पॉइंटर होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, पॉइंटर होता है, ठीक है। और यही पॉइंटर अगर हम मान लेके, अगर हम लोग इसको एमीटर मान लेते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग करंट को मेजर करेंगे, तो यही पॉइंटर क्या करेगा, ये मूव करते रहता है, मूव करते रहता है। लेकिन ये मूव कैसे करेगा, जब तक हम लोग मान लीजिए कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो चीज़ वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। जब हम लोग उस पर कोई फोर्स लगाएंगे, कोई टॉर्क लगाएंगे, तभी वो चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉइंटर्स होते हैं ना, उसको मूव कराने के लिए कंट्रोल टॉर्क लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। उसके कारण ये क्या है, मान लीजिए कि ये जो आपका पॉइंटर है सबसे पहले ये 0 पोजीशन में होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये क्या करेगा, धीरे 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 धीरे, पहले इस पोजीशन में था, ठीक है, फिर ये कांटा पहले 2 पे था, फिर आपका 3 पे आ जाएगा ऐसे, फिर आपका 5 पे चला जाएगा, मतलब ये मूव करना चालू कर देगा। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पहले 0 पोजीशन में था, फिर धीरे 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 करके वो मूव करना चालू कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वो टॉर्क जो अपना पॉइंटर को 0 पोजीशन से मूव कराने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे जनरेट होता है, तो हम लोगों ने उसको पढ़ा था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, और उसमें जब भी हम लोग सप्लाई देते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें
मोटर की बात करें तो मोटर में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो आउटपुट क्या होता है आपका, आउटपुट होता है मैकेनिकल एनर्जी। उसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट फैराडे का जो नियम था वो क्या बोल रहा था, ठीक है, कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, जब भी हम लोग सप्लाई देते हैं तो वह क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वही जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस पॉइंटर पर लगेगा, और ये पॉइंटर है आपका क्या होगा, डिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा, मतलब ये धीरे 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 जो आपका पॉइंटर है मूव करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो अपना बिजली का बोर्ड है उसमें भी आपका वोल्ट मतलब एमीटर और वोल्ट मीटर लगा होता है। जैसे हम लोग सप्लाई ऑन करते हैं तो वोल्टेज का जो सुई है या जेमीटर का जो सुई है धीरे 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 क्या होने लगता है, वो मूव करने और अपने को बता देता है कि मेरा इतना करंट है या इतना वोल्टेज है, ठीक है। तो ये जो अपने से मूव नहीं कर रहा, वहाँ पे एक टॉर्क, एक फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उसको हम लोग उसकी सहायता से जो आपका पॉइंटर है वो मूव करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की सहायता से जो आपका पॉइंटर है वो मूव करता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर, जिससे अपने को पता चलता है कि रीडिंग क्या है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए तो उसके लिए हम लोग करंट या वोल्टेज यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर अपन सप्लाई में करंट या वोल्टेज दे दें वहाँ पे अपने को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो आपका जो अगर उसमें कुछ चेंजिंग होता है तो जो अपना आगे देखेंगे थीटा के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो देख लीजिए यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, द टॉर्क which is required to move the pointer from its initial position, ठीक है। पहला चीज कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट कैसे होता है, तो क्या होता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है और देन वहाँ पे सप्लाई दिया जाता है करंट या वोल्टेज का, तो वहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होता है, और वही टॉर्क किस पे लगता है, इस पॉइंटर पे लगता है। ये आपका पॉइंटर है, ठीक है, ये आपका पॉइंटर है, ठीक है, जिसे आपका पॉइंटर है वो धीरे धीरे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर मूव करता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मेन काम क्या है, रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। पॉइंटर का मेन काम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मेन काम क्या है कि ये जो आपका पॉइंटर है पहले जीरो कंडीशन में है, ठीक है, जैसे ही आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा इस पॉइंटर को ये क्या करेगा, इनिशियल पोजीशन से क्या कराएगा, मूव करा देगा, ठीक है, मूव करा देगा। क्लियर? आगे, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम आइदर बाई करंट और वोल्टेज। आपको ध्यान, अगर कोई पूछे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कैसे जनरेट करोगे, तो आइदर बाई वोल्टेज, इनपुट में हम लोगों ने दिया आपका वोल्टेज और करंट, ठीक है, देन मेरा आउटपुट क्या मिला, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिला। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ करंट और वोल्टेज, ठीक है। फिर से देख लीजिए, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम आइदर बाई करंट और वोल्टेज, ठीक, आइदर मतलब या तो करंट से या वोल्टेज। जैसे हम लोग करंट या वोल्टेज दोनों में से किसी एक की सप्लाई देंगे तो वहाँ पे मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, ऑब्टेन किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, आगे इसमें क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर मेरा सिर्फ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही रहा है तो इस पॉइंटर पे मतलब क्या आपका इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपका इफेक्ट पड़ेगा, और किस तरीके से वो किसी चीज को सही मेजर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस करंट इज फॉलोइंग थ्रू द मूविंग कॉइल। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है और जैसे ही हम लोग करंट की सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है। हम लोग कंटिन्यूअस करंट की सप्लाई दे रहे हैं, कंटिन्यूअस आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, जनरेट होगा। जब कंटिन्यूअस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा तो वही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस पॉइंटर पर लग रहा है, तो धीरे 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 ये पॉइंटर को क्या करेगा, मूव कराना चालू कर देगा, ठीक है। मूव कराते 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 ये पूरा ले जाके फाइनल पोजीशन तक पहुंचा देगा, ठीक है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। इसे अपने को क्या होगा कि एग्जैक्ट अगर जो करंट की वैल्यू चाहिए या जो करंट की वैल्यू उस टाइम पे है या वोल्टेज की जो वैल्यू है वो अपने को प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। उसी चीज को देखिए, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस करंट इज फॉलोइंग थ्रू द मूविंग कॉइल, ठीक है, कंटिन्यूअस करंट मूविंग कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा था, कंटिन्यूअस आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन द पॉइंटर, ठीक है। तो कंटिन्यूअस आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा और वही कंटिन्यूअस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका कहाँ लगेगा, इस पॉइंटर पर कंटिन्यूअस लगेगा, ठीक है। तो इस पॉइंटर पर जब कोई फोर्स लगेगा तो ये पॉइंटर धीरे 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 आपका क्या होगा,
यहाँ से मूव करते 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 फाइनल पोजीशन तक पहुँच जाएगा, ठीक है, ऑन द पॉइंटर, सो डैट ऑलवेज द पॉइंटर रीचेज फाइनल पोजीशन विच इज़ अनडिजायरेबल, ठीक है। फिर से समझिए कि सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे जनरेट होता है, जब किसी करंट करिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, और जब भी हम लोग करंट की सप्लाई देते हैं, करंट या वोल्टेज, तो वहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट। जब किसी करंट करिंग कॉइल के अंदर हम लोग कंटिन्यूस करंट की सप्लाई देंगे तो वहाँ पर कंटिन्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा, और वो जो कंटिन्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कंटिन्यूस इस पॉइंटर पर लगेगा। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंटर को हमेशा फाइनल स्टेट में पहुँचा देगा। मतलब हमेशा कहाँ पहुँचा देगा, अगर मान लो कि इसका फाइनल स्टेज ये है, फाइनल स्टेज है, तो हमेशा पहुंचा देगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस यहाँ पे जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से उठकर पॉइंटर हमेशा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो अपने को एग्जैक्ट रीडिंग नहीं पता चल पाएगी, और ये क्या है, अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल इसलिए है कि इसके अगेंस्ट में कोई टॉर्क नहीं लग रहा है जो इसको कंट्रोल कर सके, ठीक है, कंट्रोल कर सके, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पॉइंटर कंटिन्यूस मूव करते जाएगा। सपोज दैट अगर इसको नहीं रोका जाए तो ये क्या करेगा, अगर ये यहाँ के बाद भी ये क्या करेगा, मूव करने का कोशिश करेगा, ठीक है। अगर कोई अपना बिल्कुल सर्कल है तो वो पॉइंटर हमेशा घड़ी के जैसा क्या होगा, घड़ी की जो सुई देखा होगा आपने, उस पर कोई भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो वो कंटिन्यूस मूव करता रहा, गोल 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 गोल, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी ये क्या करेगा कि ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा 360 डिग्री से, 360 डिग्री से। लेकिन उससे अपने को क्या होगा कि ये अनडिजायरेबल है, जिस चीज़ के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एमीटर का यूज कर रहे हैं हम लोग करंट को मेजर करने के लिए, या वोल्ट मीटर का यूज करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के, तो वो चीज़ अपने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक सर्किटरी, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, और देन यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो देन यहाँ पे अगर हम लोग करंट को मेजर करें तो आई बराबर क्या होता है, V अपॉन में आई, सॉरी, सबसे पहले अपन देखें तो यहाँ पे देखिए V इक्वल्स टू होता है आपका I इंटू आर, तो आई बराबर हो जाएगा V अपॉन में R, ठीक है, V अपॉन में R, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग करंट की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो V आपका कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, और R कितना दिया हुआ है 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है। अगर सेम यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को 150 रख दे, 150 वोल्ट या 200 वोल्ट, तो देन वहाँ से भी करंट आपका कैलकुलेट हो सकता है कि आपका वोल्टेज दिया हुआ है कितना, आपका 200, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 एम्पियर। अगर तीसरे के लिए हम लोग बात करें तो करंट वोल्टेज की वैल्यू 150 और ये 10, ये कितना हो जाएगा 15 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एमीटर लगा रखे हैं, एमीटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट में अगर जो भी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग करंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, करंट की वैल्यू को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में हम लोग और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसी में देखेंगे कि आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, ठीक है। देखिए आप एक बार आगे देखिए, यह है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, देख लीजिए, ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, यह है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को तो देख लिया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो क्या कर रहा था, पॉइंटर को 0 पोजीशन से मूव करा रहा था फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था कि कंटिन्यूअस अगर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, करंट की सप्लाई दे रहे हैं करंट कोइल के अंदर, ठीक है, या मूविंग कोइल जो भी है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यूअस आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा, तो वो क्या होगा कि आपका जो पॉइंटर है उसको हमेशा फाइनल पोजीशन में लेके चला जाएगा, जो कि अनडिजायरेबल है, ठीक है, उससे अपने को जो चाहिए रिजल्ट वो नहीं मिल पाएगा, ठीक। अब अपना आता है कंट्रोलिंग टॉर्क, ये ठीक है। तो ये देखिए कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो जस्ट आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में लगता है, ठीक है, और वो क्या करेगा कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो है, कंट्रोलिंग टॉर्क का मेन काम ही है कंट्रोल करना है, मेन काम ही है कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज करेगा, और ये जो पॉइंटर है उसको आपको क्या करेगा, आगे बढ़ने से रोकेगा, ठीक है, आगे बढ़ने से रोकेगा। इससे अपने को क्या होगा कि जो अगर मान लो सपोज अभी जो वोल्टेज है,
ठीक है। अगर वोल्टेज है 230 वोल्ट, तो अगर उसमें अगर हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं जनरेट हो रहा है तो जो आपका पॉइंटर है ना वो फाइनल पोजीशन पर मूव करेगा। लेकिन अगर कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि बिल्कुल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। उससे क्या होगा कि मतलब पॉइंटर को एक जगह पर रोकेगा, ठीक है, जो कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी उसे अपने को पता चल जाएगा कि वोल्टेज या करंट की जो भी वैल्यू है अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग स्प्रिंग की बात करें, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आपने डोर देखा होगा, ठीक है, डोर क्लोजर लगा हुआ रहता है, जैसे हम लोग उसको खोलते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही छोड़ते हैं तो उसमें स्प्रिंग सिस्टम लगा रहता है, ऑटोमेटिक वो उसको कहाँ लेके आता है, उसको फिर से जूरी पोजीशन पे लेके आता है, फिर से ऑटोमेटिक में जो मेरा जो डोर है वो बंद हो जाता है। अपन इसलिए लगाते हैं कि कोई अगर गया तो अगर दरवाज़ा खुला रहेगा तो धूल मिट्टी मक्खी या कुछ भी, कोई अंदर बिल्ली अंदर मतलब आ सकता है। लेकिन हम लोग उसमें स्प्रिंग की सहायता से डोर क्लोजर लगाते हैं, ठीक है, कि हम लोग उसको एक बार फोर्स करते हैं, ठीक है, दरवाज़ा खुलता है, इसके बाद ऑटोमेटिक स्प्रिंग क्या करता है, उसको खींच के फिर से जीरो पोजीशन में लेके चला आता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का ये काम है कि वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। सपोज दैट अगर हम लोग ने क्या बोला कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख जाता है, जब करंट की सप्लाई दी जाती है तो वहाँ कंटिन्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है। अगर हम लोग सप्लाई नहीं दे रहे हैं, जब सप्लाई नहीं देंगे तो कोई भी आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट नहीं होगा। जब कोई भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट नहीं होगा, ठीक है, तो जो आपका पॉइंटर है, ठीक है, वो पॉइंटर भी आपका मूव नहीं करेगा। इन केस, ठीक है, अगर सपोज दैट ये जो आपका पॉइंटर है वो ये पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है, अगर सप्लाई बंद हो गई, ठीक है, तो जब तक कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहेगा तो ये ठीक है, तो उसी वजह से जो आपका पॉइंटर है वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका मतलब कोई भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं है तो कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, उस पॉइंटर को वहाँ पे खींच के फिर से कहाँ पे लेके आएगी, जीरो वैल्यू पे। एफएसडी का मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर कभी मेरी सप्लाई नहीं है तो वो पॉइंटर को फिर से कहाँ पे लेके आएगी, जीरो पोजीशन में। इसका मतलब ये है कि अपना अभी सप्लाई नहीं है। अगर ऐसा कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है तो जो आपका पॉइंटर जहाँ पे है वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है, फिर से आपका जीरो पोजीशन अपने को पता ही नहीं चलेगा। अगर सप्लाई नहीं भी है फिर भी पॉइंटर आपका एक जगह पे स्थिर है, ठीक है, और सप्लाई है फिर भी आपको पॉइंटर मूव कर रहा है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क ये भी एक काम करता है, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क के अंदर क्या होता है कि जो आपका आउटपुट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनपुट का होता है, ठीक है। और वो क्या करेगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करेगा, कंट्रोल करने के काम में आता है, ठीक है। और इसी कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण हमको कोई भी वैल्यू पता, मतलब हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी एग्जैक्ट वोल्टेज या करंट की वैल्यू क्या है। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं हो तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में जो आपका पॉइंटर है वो कंटिन्यूअस हमेशा क्या करेगा, फाइनल पोजीशन पर मूव कर जाएगा, ठीक है, जिससे अपने को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं पता चलेगा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग ने बना रखा है। मान लीजिए कि ये है बी है, ठीक है, कि ये आपका जीरो पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ग्रेटर होगा कंट्रोलिंग टॉर्क से तब आपका पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा, तब आपका पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज लेस देन कंट्रोलिंग टॉर्क तो वो क्या करेगा, धीरे 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 कहाँ पे आने को चाहेगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको कहाँ पे ले आएगा, जीरो पोजीशन पे लेके आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बन सकता है, अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन कंट्रोलिंग टॉर्क देन आपका पॉइंटर क्या करेगा, आगे तरफ मूव करेगा। अगर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज लेस देन कंट्रोलिंग टॉर्क तो पॉइंटर को कहाँ पे लेके आएगा, जीरो पोजीशन पे लेके आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, और ये आपका क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन दोनों आपस, जो दोनों का मैग्नीट्यूड है ना बिल्कुल आपस में क्या है, बराबर है। मतलब दोनों क्या है, एक जैसे ही है, बलशाली है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उसी को हम लोगों ने वेव फॉर्म से दिखाने का कोशिश किया है कि ये देखिए, ये आपके इस तरीके से वेव फॉर्म है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट तो है, ठीक है, ये इसका अपोजिट ये है, ठीक है, ये इसका अपोजिट ये है, अपोजिट है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, आपका अपोजिट होता है बट मैग्नीट्यूड में क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे एट द स्टेडी स्टेट, जिसको हम लोग एसएस बोलते हैं, उस केस में हमेशा क्या होता है कि स्टेडी स्टेट के अंदर, ठीक है, मतलब वो होता है कि बिल्कुल स्थिर पॉइंट के अंदर, ठीक है, जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो आपका
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क। इस पोजीशन पे जो आपका पॉइंटर है एक जगह पे क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, एक जगह पे क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। स्टेडी स्टेट का जब भी कंडीशन पूछा जाए तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव कवर हो सकता है कि स्टेडी स्टेट का कंडीशन क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। अब देखिए, अब इस कंट्रोलिंग टॉर्क का कुछ डिसएडवांटेज भी है। सपोज दैट ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे आपका एक साइड में तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है और दूसरे साइड में क्या रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है। दोनों आपस में इक्वल है, बस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर क्या होगा कि खींचातानी मच जाएगा, ठीक है। बॉडी स्थिर होना चाहेगी लेकिन दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, तो वो बॉडी को स्थिर नहीं होने देंगे। उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर वाइब्रेशन आ जाएगा। जब बॉडी के अंदर वाइब्रेशन आ जाएगा ना, तो जो भी अपना जो अगर अपन किसी चीज़ को, तो जो आपका पॉइंटर है वो पॉइंटर क्या होगा, वो हिलने लगे, ऐसे हिलने लगेगा, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर अगर यहाँ पे 230 वोल्ट अपने को मेजर करना है, ठीक है, तो पॉइंटर क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से मूव करता, अपने को पता नहीं चलेगा कि 230 है, 240 है, ठीक है, या 220 है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका पॉइंटर है ना, वो आपका मूव करने लगे, मतलब वाइब्रेशन आ जाएगा। वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता नहीं चल पाएगी। अपना कंट्रोलिंग टॉर्क का डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसलिए होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क इसको डिनोट करते हैं टीसी से, ठीक है। देयर आर टू पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। पहला, द प्रोड्यूस आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। हमेशा ध्यान रखिए कि कंट्रोलिंग टॉर्क के अंदर क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनपुट के होता है, ठीक है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया इसमें कि कंट्रोलिंग टॉर्क आपका दो तरीके से यूज किया जा रहा है, ठीक है। कि इसमें जो आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट का, ठीक है। सेकंड वन, इसका मेन काम क्या है, द ब्रिंग बैक टू द पॉइंटर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट। कहने का मतलब ये है, ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा इनपुट नहीं दे रहे हैं, मतलब सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में आपका कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, उस पॉइंटर को जीरो पोजीशन में लेके आएगा। सपोज दैट पॉइंटर यहाँ पे है, तो जब कोई सप्लाई नहीं है तो पॉइंटर फिर मेरा कहाँ पे आ जाएगा, जीरो पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, जीरो पोजीशन में आ जाएगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का दूसरा काम क्या है कि जब अपना इनपुट नहीं है उस केस में क्या होगा, कोई भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट नहीं होगा, उस पॉइंटर को खींच के ले आना जीरो पोजीशन में, ठीक है। द ब्रिंग बैक टू द पॉइंटर, द ब्रिंग बैक टू द पॉइंटर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट। जब इनपुट नहीं है उस केस में क्या करेगा, पॉइंटर को खींच के ले आएगा कहाँ पे, जीरो पोजीशन पे। क्लियर। आगे देखिए, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पहले ही बताया कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है और कंट्रोलिंग टॉर्क होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक। उसी चीज को लिखवा दिया मैंने। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड द कंट्रोलिंग टॉर्क आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होता है कि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो होता है, ठीक है, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो आपका स्टेडी स्टेट के अंदर आपका कंडीशन क्या होगा कि कंट्रोलिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकुलर बॉडी which are opposite in direction then the body produced oscillation which is undesirable। पहले मैंने बताया इस बॉडी के ऊपर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों लग रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। और क्या है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, उसके अंदर क्या होगा, इस बॉडी के अंदर वाइब्रेशन आ जाएगा, उससे अपना पॉइंटर क्या करेगा, किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा और वो मूव करना चालू हो जाएगा, जिससे अपने एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये अपना क्या है, एक बड़ा ड्रॉक है। उसी चीज़ को लिखवा दिया मैंने। when two forces are acting, when two force मतलब दो फोर्स, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकुलर बॉडी, अगर इस बॉडी पे एक साथ लग रहा है, ठीक है, विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन देख लो क्या है, अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देन द बॉडी प्रोड्यूस ऑक्सीलेशन, उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीलेशन आ जाएगा, ठीक है। पॉइंटर आपका ऑक्सीलेट करने लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से अपने को एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं पता चल पाएगा, और ये अपने लिए क्या है, एक ड्रॉबैक है, ठीक है। देख लीजिए इसका। इसके बाद अपन देखते हैं डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। आगे देखिए आपका डैम्पिंग टॉर्क,
ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। डिफ्लेक्टिंग देख लिया, कंट्रोलिंग देख लिया। कंट्रोलिंग ठीक है, डिफ्लेक्टिंग और टॉर्किंग और कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण क्या होता है कि किसी एक जिस भी बॉडी पे कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, उसकी वजह से क्या है कि बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन होने लगता है, ठीक है, एक तरीके का कंपन होने लगता है, ऑक्सीलेशन होने लगता है, ठीक है। मतलब उसमें जो स्टैटिक मतलब वो स्थिर, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। मतलब उसका जो पॉइंटर है वो स्टैटिक नहीं रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, आगे पीछे ऑक्सीलेट करने लगता है, जिससे अपने को क्या होता है कि एग्जैक्ट रीडिंग नहीं ले पाते हैं। अगर हम लोग डैम्पिंग टॉर्क इसलिए यूज करते हैं कि डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है कि जो भी ऑक्सीलेशन है उसका डैम्प्ड आउट कर देता है, मतलब उसको फेंक देता है निकाल के, मतलब जो आपका ऑक्सीलेशन है उसको खत्म कर देता है। अगर आप एक से एक लाइन का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि हम लोग डैम्पिंग टॉर्क क्यों यूज करते हैं, तो इसका सिंपल सब्जेक्ट अगर आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से टू रिड्यूस द ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं, ठीक है। जब आपका ऑक्सीलेशन रिड्यूस होगा तो जो आपका पॉइंटर है एक जगह पर स्टैटिक हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, उससे क्या होगा अपने को एग्जैक्ट रीडिंग पता चल जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से आपका डैम्पिंग टॉर्क नहीं है तो जो आपका पॉइंटर है वो ऑक्सीलेट करता रहेगा, तो अपने को जो रीडिंग लेनी है वो अपन रीडिंग ले नहीं पाएंगे, या रीडिंग लेंगे भी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अपन वेट करेंगे कि कब वो स्थिर हो, क्योंकि वो क्या करेगा कि आपका ऑक्सीलेट करते रहेगा, तो अपन रीडिंग लेने के लिए अपने को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क एक लाइन में, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है कि डैम्पिंग टॉर्क का यूज हम लोग करते हैं ऑक्सीलेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द डैम्पिंग टॉर्क इज नॉट प्रोवाइड, अगर डैम्पिंग टॉर्क नहीं प्रोवाइड किया जाए तो क्या होगा, द पॉइंटर प्रोड्यूस ऑक्सीलेशन। पहला चीज क्या होगा, अगर डैम्पिंग टॉर्क नहीं है तो जो आपका पॉइंटर है वो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करेगा, एंड इट स्विंग, और ये क्या करेगा, स्विंग करना चालू करेगा। स्विंग का मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है। एंड इट स्विंग विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपका जो आपका पॉइंटर है वो स्विंग करना चालू कर रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, एंड इट टेक मोर टाइम टू कम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और वो क्या करेगा कि अगर डैम्पिंग टॉर्क नहीं है तो जो आपका पॉइंटर है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीलेशन होते रहेगा, तो वो एक्सुलेशन जब होते रहेगा तो वो अपने इक्विलिब्रियम में स्टेडी स्टेट में आने में क्या आ जाएगा, ज़्यादा टाइम लगा देगा। तो उससे क्या होगा, सो दैट टेकिंग ऑफ रीडिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो जो अपने को रीडिंग अपन वेट करेंगे कब वो पॉइंटर स्टैटिक हो और अपना रीडिंग ले, इसमें अपना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका तीनों टॉर्क, और मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये सारा चीज़ों को डायरेक्टली जब हम लोग पीएमएमसी पढ़ेंगे, एमीटर पढ़ेंगे और वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, ठीक है, तो सिंपल सा बात है वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अगर हम लोग, मैंने पहले ही बोला, देखिए ये आपका क्या होता है, पॉइंटर होता है, ये आपका पॉइंटर है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर मान लो कि अगर हम लोग बात करें, अगर ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, तो इसमें भी आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूज हो रहा है, पॉइंटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो टॉर्क ऑलरेडी, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। अभी अपना हम लोग पढ़ेंगे डीसी वोल्ट मीटर, तो डीसी वोल्ट मीटर के अंदर अपन अपना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क इन सारी चीज़ों का यूज होगा। तो उससे पहले ही मैंने एक बार और क्लियर कर दिया कि जब मैं वहाँ पे ये सब चीज़ों का नाम लूँ तो डायरेक्टली आपके दिमाग में होना चाहिए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, ठीक है, और कहाँ पे किसका यूज हो रहा है, क्लियर। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग आपका इसके फर्दर हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।